नमस्कार, स्वागत है आपका कुंवर क्लासेस में। पिछले भाग में हमने देखा था कि चंद्रवंश की हमारी सीरीज चल रही थी। आज हम देखेंगे एमसीक्यू। हम पढ़ाई कितनी ही करें, जब तक हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व ना करें तो हमें अपनी योग्यता या फिर अपनी तैयारी का आकलन नहीं होता है। इसलिए एमसीक्यू और प्रैक्टिस सेट करना निहायत ही हमारे लिए ज़रूरी होता है। तो समय बर्बाद ना करते हुए हम देखते हैं एमसीक्यू। सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। ये साक्षरता की बात हो रही है कि उत्तराखंड को साक्षरता में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो थोड़ी सी नज़र हम साक्षरता पे डालते हैं सबसे पहले कि ऑप्शन है प्रथम, दूसरा, तीसरा और चौथे की बात करें तो चौथे पे हिमाचल है। बस हमने 3 तक का देखना है कि पहला, दूसरा, तीसरा। तो पहले स्थान पे साक्षरता पे है केरल और ये बहुत लंबे समय से साक्षरता पे नंबर 1 है। तो अगर इस बार के हम आंकड़े देखें तो आंकड़े हैं 96.2%। ये अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसके बाद दूसरे स्थान पे है दिल्ली। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के भी आंकड़े बहुत अच्छे हैं, ये है 88.7%। अब तीसरे स्थान पे जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो है उत्तराखंड। और उत्तराखंड के आंकड़े भी अपने आप में बहुत, जिसे हम गर्व कर सकते हैं कि हम बहुत अच्छे साक्षर इंसान हैं। तो यहाँ 87.6%, ये बहुत अच्छा आंकड़ा होता है। इसके बाद है अंतिम स्थान भी देख लेते हैं कि अंतिम स्थान किसे प्राप्त हुआ है। अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है आंध्र प्रदेश को और इसके आंकड़े हैं 66.4%। अब बात करें भारत की कि ओवरऑल भारत की साक्षरता कितनी है। तो भारत की साक्षरता है 77.7%। तो उत्तराखंड जो है ओवरऑल भारत को मिला ले तो उत्तराखंड के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। और अगर बात करें कि कुछ दिनों पहले एक खबर आई थी कि देश की सारी कैबिनेट या फिर पूरे देश की जितनी भी कैबिनेट है तो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे शिक्षित लोग किसी कैबिनेट में हैं तो वो है उत्तराखंड की कैबिनेट में। तो नंबर 1 पे उसमें आया था। तो ये भी एक प्राउड वाली बात है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, किस तिथि को गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की गई थी। 3 मार्च 2020, 4 मार्च 2020, 5 मार्च 2020 या 6 मार्च 2020। तो एक नज़र थोड़ी सी हम गैरसैंण पे डालते हैं। सबसे पहली बात, ये गैरसैंण है कहाँ। गैरसैंण चमोली में स्थित है। तो गैरसैंण चमोली में स्थित है और इसका जो आंसर है वो है 4 मार्च 2020 को जो है बजट सत्र के दौरान, तो किस सत्र में, बजट सत्र के दौरान सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा घोषणा की गई थी कि गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया जाए। अब साथ में अगर हम बात करें स्थायी राजधानी, तो गैरसैंण को स्थायी राजधानी के लिए भी मांग उठी है। और सबसे पहले किसने उठाई थी। पहली मांग जो उठाई थी वो थी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली द्वारा और ये 60 के दशक में उठाई गई थी। इसके बाद यूकेडी ने अपने घोषणा पत्र में 93 में लिखा था स्थायी राजधानी के लिए। अब ये वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को हम किस लिए याद करते हैं, तो एक पेशावर कांड के बारे में तिथि कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो यह है 23 अप्रैल 1930। किस्सा खानी बाजार, आपने जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में जानेंगे। तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली 2/18 गढ़वाल रेजिमेंट में सीएचएम के पद पर थे। सीएचएम कमनी हवलदार मेजर के पद पर थे। उन्होंने निहत्थे आंदोलनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। तो इसलिए ये पेशावर कांड के नायक थे। अगर हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इंडियन हिस्ट्री में इसे लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो अब तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के किस जनपद में राज्य का पहला अपशिष्ट रिसाइकलिंग प्लांट का शिलान्यास किया गया है। ऑप्शन है हरिद्वार, चमोली, देहरादून या उत्तरकाशी। तो सबसे पहले बात करें कि ये है क्या अपशिष्ट रिसाइकलिंग प्लांट। ये एक तरीके से कूड़े के निस्तारण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, या कहें कि प्लास्टिक का जो है रीयूज, दोबारा से उसको इस्तेमाल लायक
बना दिया जाता है, उससे कुछ चीज़ें बना दी जाती है कि ताकि प्लास्टिक का जो है उपयोग कम हो, क्योंकि प्लास्टिक ऐसी चीज़ है जो प्रकृति को में बहुत नुकसान पहुंचाता है। तो धीरे धीरे इनको जो है रिसाइकलिंग प्लांट में डालकर इनके कोई उपयोग की वस्तुएं बनाई जा रही है। तो इसका आंसर है हरिद्वार। और हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार को हम मायापुरी के इसका जो प्राचीन नाम है मायापुरी, मायापुरी के अतिरिक्त कहीं कहीं गंगा द्वार, गंगा द्वार के अलावा इसको केदार स्थल और बहुत सारे नामों से जाना जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, किसके सहयोग से लोक संस्कृति संग्रहालय गीता धाम की स्थापना की गई है? ऑप्शन एक है यशोधर मठपाल, दूसरा है मनोहर श्याम जोशी, तीसरा है अनिल जोशी और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है यशोधर मठपाल। तो यशोधर मठपाल के सहयोग से जो है गीता धाम संग्रहालय की जो है नींव पड़ी थी। और ये कब पड़ी थी यशोधर मठपाल? इसका आंसर है मठपाल। अगर पूछा जाए ये कब पड़ी थी तो ये 1983 में इस लोक संग्रहालय की नींव पड़ी थी। 1983 में, ये सन को याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये है कहाँ, ये संग्रहालय है कहाँ? तो ये भीमताल में स्थित है, भीमताल। तो ये सारे पॉइंटों पे ध्यान देना है, ये परीक्षा की दृष्टि से कोई कहीं से भी ये पूछे जा सकते हैं। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, किस जिले में घड़ियाल उत्सव मनाया जाता है? ऑप्शन एक है टिहरी, दूसरा है चमोली, तीसरा है उत्तरकाशी, चौथा है चंपावत। तो इसका आंसर है टिहरी। और इस घड़ियाल उत्सव के बारे में एक महत्वपूर्ण बात कि ये 12 वर्ष में मनाया जाता है, 9 दिन और 9 रातों तक ये चलता है। तो इसके बाद अगला जो इसका अगला क्वेश्चन है कि राजी जनजाति को कब आदिम जनजाति का दर्जा मिला? ये बहुत से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजी जनजाति को कब आदिम जनजाति का दर्जा मिला। ऑप्शन एक है 1967, दूसरा है 1957, तीसरा है 1975 और चौथा है 1966। तो सबसे पहले राजी जनजाति के बारे में एक छोटी सी बात कर लें या फिर ओवरऑल इसका जो आंसर है वो है 1975। आदिम जनजाति का दर्जा कब मिला? 1975 जनजाति। अब कुछ के मन में एक सवाल चल रहा होगा कि हमने तो 1967 पढ़ा, 1967, ये 1975 कैसे हो गया? 1975 में देश की 75 जनजातियों को आदिम जनजाति घोषित किया गया था, जो धीरे धीरे विलुप्त हो रही हैं या फिर जो समाज से अपना समन्वय नहीं बिठा पा रही है, तो उन्हें आदिम जनजाति में रखा गया है। जैसे हमारे उत्तराखंड की अगर बात करें तो 2 जनजातियां आदिम जनजाति में, एक बोक्सा, दूसरी राजी। और देश में सेंटलीज, ये सारी जो जनजातियां हैं ये आदिम जनजाति में। अब बात करें जनजाति की, तो जनजाति का दर्जा, जनजाति का दर्जा 1967 में उत्तराखंड की 5 जातियों को दिया गया था। एक है, सबसे पहले है थारू, जो सबसे प्राचीन जनजाति है उत्तराखंड की और सबसे बड़ी भी है थारू। थारू के बाद जौनसारी दूसरे नंबर की जनजाति है, जो राज्य की दूसरे नंबर की बड़ी जनजाति है। फिर है भोटिया और आपके चौथे नंबर पे है बोक्सा और 5वें नंबर पे है राजी। ये जो जनजातियां हैं, ये 5 जनजातियां ऐसी हैं जिनको जनजाति का दर्जा मिला है राजी। तो सबसे बड़ी जनजाति थारू, सबसे छोटी जनजाति राजी। राजी के कुल 143 घर हैं वर्तमान में, अगर बात करें तो वर्तमान में 143 घर हैं। और इसका जो आंसर है आदिम जनजाति 1975। अगर बोला जाए कि जनजाति का दर्जा कब मिला तो 1967। अब राजी से कुछ बात और देख लेते हैं। इसके टोटल 143 घर हैं और ये कहाँ निवास करती है? पिथौरागढ़ और चंपावत। अगर बात करें राजी की इसमें 6 माह के बाद नामकरण संस्कार होता है। उत्तराखंड की वह कौन सी जनजाति है जिसमें 6 महीने बाद नामकरण संस्कार होता है? वो है राजी। इसका क्या कारण है? आज भी आप देखिए कि राजी की जो है 70% जनसंख्या, 70 बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, 70% जनसंख्या जो है 5 साल से नीचे ही, यानी कि जो बच्चे पैदा होते हैं वो 5 साल से कम उम्र में ही वो एक्सपायर हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो
यहाँ जो है नामकरण संस्कार 6 महीने बाद रखा जाता है राजी जनजाति में, कहीं ना कहीं ये भी एक इसका कारण है। दूसरी बात कि राजी जनजाति के निवास को हम रोतियुड़ा के नाम से जानते हैं। रोतियुड़ा जो है राजी का निवास स्थान है। अब इससे आगे जो है हम जब इसके क्रम से आएगा राजी जनजाति, जब आगे वीडियो में आएगा तो उसमें हम इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अरवा ग्लेशियर किस जिले में स्थित है? ऑप्शन 1 है उत्तरकाशी, दूसरा है चमोली, तीसरा है बागेश्वर और चौथा है पिथौरागढ़। तो बात करें अरवा ग्लेशियर की, तो सबसे पहली बात तो यह है कि राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? मिलम, पिंडारी या फिर आपके गंगोत्री। तो राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर है गंगोत्री, ये उत्तरकाशी जिले में स्थित है। गंगोत्री राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर है जो उत्तरकाशी में है और इसकी लंबाई 30 किमी लंबा और चौड़ाई की बात करें तो 2 किमी चौड़ा। अब दूसरे नंबर पे पिंडारी ग्लेशियर है, ये 30 किमी लंबा और 400 मीटर चौड़ा है। अब यहां जो क्वेश्चन था अरवा ग्लेशियर कहाँ है, ये अरवा ग्लेशियर उत्तरकाशी में स्थित है, उत्तरकाशी में। और जो मैंने एक शब्द बोला था, मीलम शब्द आया था, ये कुमाऊं का सबसे बड़ा, शुद्ध रूप से कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, 16 किमी लगभग इसकी लंबाई है। तो उत्तरकाशी इसका आंसर है, अरवा ग्लेशियर का है उत्तरकाशी। अब उत्तरकाशी से अगर हम बात करें, उत्तरकाशी का एक प्राचीन नाम था, ये था बाणाहाट, दूसरा है सौम्यकाशी, ये इसके प्राचीन नाम थे। अगर बाणाहाट की बात करें तो हाट का मतलब होता है बाजार। 12 गांव मिलकर एक जगह पर, जिस जगह पर क्रय विक्रय का कार्य किया करते थे, उसके नाम पर 12 गांव था। धीरे धीरे ये बदलकर बाणाहाट हो गया, तो इसे बाणाहाट कहते हैं। एक पॉइंट और है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब 1857 की क्रांति हुई थी, उससे एक साल पहले 1856 में नाना साहब बाणाहाट या फिर हम उत्तरकाशी में आए थे। और दूसरी बार ये 1859 में आपके उत्तरकाशी में आए थे। 1857 की क्रांति के 2 साल बाद 1859 में नाना साहब उत्तरकाशी आए थे। तो उनका जो नाना साहब का जो वास्तविक नाम था वो था धोदू पंत। अगर पूछा जाए धोदू उडियार कहाँ है, उडियार का मतलब होता है गुफा, तो धोदू जिस गुफा में वो रहे थे, तो धोदू उडियार कहाँ है, तो ये उत्तरकाशी में है। और नाना का बाड़ा कहाँ है, एक भवन है जो नाना साहब की याद में बनाया गया है, नाना बाड़ा कहाँ स्थित है, तो ये भी आपके उत्तरकाशी में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, गिरजा प्रसाद जोशी संग्रहालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 है अल्मोड़ा, नैनीताल, देहरादून या उत्तरकाशी। तो गिरजा प्रसाद संग्रहालय कहाँ स्थित है? अगर नजर डालें, ये इसका ऑप्शन या इसका उत्तर है अल्मोड़ा में, अल्मोड़ा। अब अल्मोड़ा की बात करें तो मानस खंड में अल्मोड़ा को राम क्षेत्र कहा गया है, राम क्षेत्र कहा गया है। तो कभी कभी प्राचीन नाम भी पूछ लेते हैं कि अल्मोड़ा का प्राचीन नाम क्या था, राम क्षेत्र। अब चंद राजाओं ने औरंगजेब को खुश करने के लिए इसका अल्मोड़ा का नाम क्या रख दिया था, आलमगीरपुर रखा था, क्योंकि आलमगीर औरंगजेब का नाम था। तो ये पॉइंट को भी आपने याद करना है कि आलमगीरपुर या आलमगीरपुर नगर के नाम से किसे जाना जाता था, अल्मोड़ा को। औरंगजेब का वास्तविक नाम आलमगीर था। तो साथ में अब अगला क्वेश्चन है, माहेश्वर की उपाधि किस वंश के शासक ने धारण की थी? ऑप्शन 1 है कत्यूरी वंश, दूसरा है चंद वंश, तीसरा है पवार वंश। तो इसका आंसर है कत्यूरी वंश। कत्यूरी वंश के जो राजा थे, इन्होंने एक और उपाधि धारण की थी जो थी परम भट्टारक महाराज धीराज परमेश्वर। अगर ये शब्द आता है तो ये उपाधि भी आपके कत्यूरी वंश के राजाओं ने धारण की थी। अगर बात करें राजधानी परिवर्तन की, तो कत्यूरी पहले जोशीमठ में थे, चमोली। जोशीमठ से बैजनाथ राजधानी लाने का श्रेय किसे जाता है, तो कत्यूरी शासक नरसिंह
को जाता है, नरसिंह देव को जाता है। तो अब अगला क्वेश्चन है, टिहरी में प्रथम बैंक, टिहरी का प्रथम बैंक जो कृषि बैंक था, इसकी स्थापना कब हुई? 1920, 1918, 1919 या 1923? तो इसका आंसर है 1920 में टिहरी में कृषि बैंक की स्थापना हुई। और स्थापना किसने की थी? तो यह है नरेंद्र शाह द्वारा की गई थी। अब आज का अंतिम क्वेश्चन, गौरव दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? ऑप्शन 1 है गोविंद बल्लभ पंत, दूसरा है विक्टर मोहन जोशी, तीसरा है बद्रीदत्त पांडे या चौथा है आपके सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका जो आंसर है वो है गोविंद बल्लभ पंत। गौरव दिवस गोविंद बल्लभ पंत के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। अब एक चीज और एक तथ्य पर आपको ध्यान देना है कि गोविंद बल्लभ पंत का जन्म दिवस कब था। तो गोविंद बल्लभ पंत खूंट गांव में हुए थे आपके, तो अनंत चतुर्दशी के दिन पैदा हुए थे। इनका जो जन्म दिवस था, अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करें, 30 अगस्त 1887 को इनका जन्म दिवस था गोविंद बल्लभ पंत का। अब मैंने कहा कि इनके जन्म दिवस में मनाया जाता है गौरव दिवस, और गौरव दिवस मनाया जाता है 10 सितंबर को। ये कैसे संभव है कि गोविंद बल्लभ पंत का जन्म दिवस 30 अगस्त को मनाया जा रहा है और हम कह रहे हैं कि 10 सितंबर को गोविंद बल्लभ पंत का जन्म दिवस मनाया जाता था? ये बहुत से बच्चों के मन में कन्फ्यूजन है। तो देखिए, 10 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के दिन ये दोबारा से 1946 में संयुक्त प्रांत के मुख्यमंत्री बने थे। कब? 1946 में। तो अनंत चतुर्दशी इनके लिए एक शुभ डेट थी, तो इन्होंने अपना बर्थडे 10 सितंबर को मनाना शुरू किया। तो इसलिए 10 सितंबर को हर साल हम गौरव दिवस के रूप में मनाते हैं, गौरव दिवस के रूप में। तो ये आज के वन लाइनर खत्म हो गए। अगर हम सितंबर माह की ही बात करें तो कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसे बात करें 1 सितंबर को मनाया जाता है कुमाऊनी भाषा दिवस। हम कुमाऊनी हैं, हमें कुमाऊनी भाषा दिवस के बारे में पता होना चाहिए। ये 2018 से मनाया जाने लगा है। अब इसके बाद है 2 सितंबर। तो 2 सितंबर से मनाया जाता है गढ़वाली भाषा दिवस। 2 सितंबर को गढ़वाली भाषा दिवस मनाया जाता है। और कब से मनाया जा रहा है? 2018 से ये मनाया जा रहा है। अब इसके बाद 9 सितंबर को मनाया जाता है हिमालय दिवस। अब ये 2014 से हिमालय दिवस मनाया जा रहा है। इसके बाद 10, अभी बता दिया है कि 10 सितंबर गौरव दिवस पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी के जन्मदिन पे। साथ में 17 सितंबर, इस दिन मनाया जाता है जागर दिवस के रूप में। उत्तराखंड में जागर दिवस, ये हमारे जागर सम्राट प्रीतम भरतवाड़ जी के याद में या फिर उनके बर्थडे के दिन मनाया जाता है जागर दिवस। तो जागर दिवस 17 सितंबर। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगले भाग में कुछ नई जानकारी और कुछ नए क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।